नमस्कार, हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी हमारी खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत लेकर। मैं हूं अदिति राजपूत। देश में मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है और आज देश में 1,94,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। लेकिन इस बार कई चीजें असमंजस में भी डाल रही हैं, क्योंकि अलग अलग बातें ओमिक्रॉन को लेकर सामने आ रही हैं। जैसे केंद्र ने कहा कि दूसरी लहर के मुकाबले अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद बढ़ सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ज्यादा गंभीर नहीं होंगे मरीज, लेकिन मौतें भी हम होते हुए देख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार संक्रमण से बचना मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो संक्रमित होंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन है, इन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक मुंबई का डेटा बताते हैं, क्योंकि लगातार देश में बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर मुंबई ही है, जहां से आ रही है। 5 दिनों में मरीजों में कमी आई है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हुआ है। तो सवाल अब ये पूछा जाने लगा है कि क्या मुंबई में जो तीसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा था, क्या वो खत्म होने जा रहा है, या ऐसे कोई संकेत देखने को मिल रहे हैं। पीक से 44% कम हुए हैं मामले। 7 जनवरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 20,971 मामले सामने आए थे और 11 जनवरी को 11,647 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार 5वें दिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है। और अस्पतालों की अगर बात की जाए तो बेहद अच्छी खबर है, 80% बेड जो है वो यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, देश के जाने माने डॉक्टर एस.के. सरीन है, वाइस चांसलर हैं ILBS अस्पताल के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मुंबई की ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि वही एक जगह है फिलहाल जहां से थोड़ी राहत की खबर देखने को मिल रही है। जो मरीजों की संख्या में कमी आई है, क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पीक खत्म होने की कगार है मुंबई में, या बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना अभी? थैंक यू अदिति, आप एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे और कंट्रीज के अंदर भी धीरे धीरे प्लेटू आ रहा है, एक्सेप्ट थोड़े से यूरोप में या US के अंदर जहां पर अभी भी संख्या बढ़ रही है। बॉम्बे के अंदर जो देखा गया है उस हिसाब से थोड़ा सा उम्मीद लगी है कि वहां अगर स्टेबलाइज हो जाता है, स्पेशली इंडियन सर्कमस्टांसिस में, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। और नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं कि पीक में बढ़ते जाते हैं, प्लेटू आने में ये होता है कि कुछ समय तक एटलीस्ट फ्यू डेज टू वीक्स सेम लेवल पे इन्फेक्टिविटी रहती। तो बॉम्बे के अंदर अगर कम हुए हैं तो थोड़ा सा इसको हमें मतलब हमें और एनालिसिस या थोड़ा और समय वेट करना चाहिए। इट इज थोड़ा जल्दी है कि हम खुश हो जाएं, पर हाँ, अगर प्लेटू भी आ जाता है हमारा, अगर और आगे नहीं राइज करता है ग्राफ, तो भी एक बहुत अच्छी खबर होती है। अभी आप देख रहे हैं, जैसे आप ही ने अभी दिखाया कि US के अंदर नंबर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस और बेड्स की थोड़ी सी किल्लत हो रही है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ नहीं हो रही है, एक बहुत अच्छी बात है। और ये ट्रेंड एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर गॉड इज विथ अस और हम लोग उसी तरह से एहतियात रखें तो हो सकता है ट्रेंड बहुत फायदेमंद रहे हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब दिल्ली की बात अगर करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में मौतें जो हैं वो बड़ी उनकी संख्या देखने को मिली है पिछले कई महीनों के मुकाबले। और उसके बाद सरकार ने पाबंदियां भी बढ़ाई हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते पीक देखने को मिल सकता है। दिल्ली की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था दूसरी लहर में स्थिति बहुत खराब हो गई थी, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, इसलिए दिल्ली को लेकर चिंता ज्यादा है लोगों में। देखिए, आपने दो अलग अलग बातें की। एक है इन्फेक्टिविटी या जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हैं। तो जैसे ओमिक्रॉन है करीब 13 से 15 गुना ज्यादा डेल्टा से ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। और इसका इन्फेक्शन उन लोगों में भी हो रहा है जिनको कि एक बार पहले कोरोना या डेल्टा हो चुका था या वुहान वायरस ओरिजिनल वायरस हो चुका था, उनके अंदर भी इन्फेक्टिविटी है। और ये भी देखा गया है कि ये वायरस अगर आपने वैक्सीन ली हुई है तो भी उसको ब्रेक करके, उसकी इम्यूनिटी को ब्रेक करके हो जाता है। तो उस मायने में अगर आप देखें, ओवरऑल सिनेरियो में देखें कि ये किनको इन्फेक्ट कर सकता है, तो एक बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारी जिसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कहना कि अगर बॉम्बे में कम हुआ है और दिल्ली के अंदर भी अब कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा, और मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट इतनी रैपिड नहीं बढ़ी है, पर लास्ट 8 तारीख से अभी आप 11 तक देखें तो 1,60,000 से 1,90,000 तक कंट्री के अंदर केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में 20-22 हजार के आसपास केसेस रहे हैं। पर नंबर ऑफ डेथ्स, हॉस्पिटलाइजेशन, कितने लोग वेंटिलेटर पे गए, ये इन्फेक्टिविटी से अलग है। ये एक अलग मापदंड है कि आपके क्यूमुलेटिव डेथ्स एक हफ्ते में कितने हुए, क्यूमुलेटिव आपके हॉस्पिटलाइजेशंस कितने हुए। अगर उस हिसाब से देखें तो दिल्ली अभी भी बहुत वल्नरेबल है। 20 से ऊपर डेथ्स
कहाँ तो एक भी नहीं थी, 20 से ऊपर डेथ्स होने लग गई हैं। उस हिसाब से दिल्ली के अंदर अभी भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना, और इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लगाए गए हैं, जो मतलब इतने सोच समझ के लगाए गए हैं कि भाई हम लोग दुख भी ना भुगतें और बीमारी को भी रोकने के अंदर, इन्फेक्शन को भी रोकने में कामयाब रहे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेथ्स ना हो, हॉस्पिटलाइजेशंस के अंदर आईसीयू में जाने की नौबत ना आए, वेंटिलेटर पे जाने की नौबत ना आए, वो अभी भी एक हाई रिस्क है। पर हाँ, दिल्ली का सिनेरियो अगर हम बॉम्बे की तरह से लकी रहे और हम लोग उसी एहतियात से रहें, तो दिल्ली का सीन भी पॉजिटिव होने में मेरा ख्याल है समय लगेगा, पर 1 से 2 हफ्ता हमें बताएगा कि हाउ थिंग्स विल बी फॉर दिल्ली। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर इस बार हम डेल्टा को लेकर हम लगातार देख रहे थे कि सावधानी बरतने को लेकर कहा जा रहा था। हालांकि सावधानी को लेकर अभी भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं, चाहे हम पॉलिटिकल जो हमारे जो नेता हैं या हमारे जो मंत्री हैं, जब वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जब बताते हैं तो बोलते हैं कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत कम हो रहा है पहले के मुकाबले, या जिसे कहें कि सिवियरिटी जो है वो बहुत कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि संक्रामक बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से इसका ट्रांसमिशन होता है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर केसेस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन लोगों को होता है कि जब ये बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होने वाला है तो फिर डरना भी लोगों का कम हो जाता है, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं हम देखते हैं डॉक्टर साहब लापरवाही भी बढ़ जाती है। फिर आपने बहुत अच्छा एक कॉमन पर्सपेक्टिव में बात जो पूछी है। देखिए, आप इसको ये सोचें कि ये फ्लू की तरह है, उतना ही माइल्ड या उतनी ही आसानी से चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। फ्लू के अंदर थोड़ा बहुत डेथ्स होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इन्फ्लुएंजा से, फ्लू से होती हैं, पर इस तरीके से 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएं, वेंटिलेटर पे जाएं, तो ये कहना कि इससे हम डरे नहीं या इससे हम लोगों को कोई खतरा नहीं, ये तो उचित नहीं होगा। WHO ने भी बार बार कहा है, इसको आप माइल्डली ना लें, इसको सीरियसली लें, इसको समझ के देखें। और ये एक तरीका कि अगर हमारे को ओमिक्रॉन होना ही है तो होगा, ये भी एक बहुत उचित तरीका नहीं है कि हम वायरस को होने दें तभी हमारी इम्यूनिटी बने और सबको होगा, ये भी जरूरी नहीं है। हर एक को तो फ्लू नहीं होता, हर एक के अंदर ऐसा इन्फेक्शन हो कि जो हॉस्पिटल या परेशानी करे, ये भी ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से हमें इसको माइल्डली लेना जरूरी नहीं है, पर हाँ, पैनिक भी क्रिएट करना कि हर आदमी के अंदर होगा तो हर आदमी डेल्टा की तरह इतना सीवियरली इन्फेक्ट होगा, ये नहीं है। हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कितने रेजिडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, उन सारे में इन्फेक्शन जो है फैल गया, क्योंकि वो मरीजों के लिए बराबर लगे हुए थे। और बॉडी एक्स है, हाई फीवर है, गले की तकलीफ है, और कई दिन तक फीवर का नहीं उतरना है, और उन लोगों में जिनमें पहले 2 डोज वैक्सीन की लग चुकी है और जो इन्फेक्ट हो चुके थे डेल्टा से, उनके अंदर भी वायरस आया है। तो ये सब देखते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसको हमें माइल्डली लेना चाहिए। जो लोग पहले इस बीमारी से या कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं, वो उतने ही ज्यादा करीब प्रोन हैं कि वो वापस वायरस हो सकता है। इनफैक्ट यूएस के अंदर एक बहुत अच्छी लार्ज स्टडी हुई जो नेचर में आई थी, कि उन्होंने, जैसे हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते थे कि भाई डेल्टा हुआ, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दो, वो एंटीबॉडी वायरस को ब्लॉक कर देगी। तो जो अभी अवेलेबल मोनोक्लोनल हैं या जो और 9-10 तरह की नई मोनोक्लोनल डेवलप हो रही थी, उन सब से ये ओमिक्रॉन का वायरस 85% टाइम एंटीबॉडीज फेल हो गई। तो इसलिए हमारे पास कोई बहुत ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल, हमारी ड्रग्स जो हैं, जैसे नई वाली जो ड्रग्स अप्रूव भी हुई है मॉल्नुपिराविर, वो सारी भी हम लोगों को अवेलेबल या सेफ्टी के कारण हम दे नहीं सकते हैं। तो जब हमारे पास ड्रग्स नहीं है, हमारे पास एंटीबॉडी जो इसको न्यूट्रलाइज करे वो भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि हम अपने आप को बचाए रखें, डबल मास्क हमेशा लगाए रखें कहीं भी काम पे जाएं, और हाँ, ये ध्यान रखें कि आपको हो सकता है दिस इज मोर infectious than any other known type of variant of COVID. तो इसलिए हमारे को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई कंफ्यूजिंग इसमें मेरे माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। हमें प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ लॉकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। डबल मास्क पहनेंगे, आप लॉकडाउन रहेंगे, आपका नेबर लॉकडाउन रहेगा, खाने पीने की एहतियात सारी आपके पास उसी तरीके से कि आप साथ बैठ के नहीं खाएंगे। अगर ये सारी प्रिकॉशंस हम लेंगे, और ऑफ कोर्स ये हर जगह पाया गया है कि आपका अगर वैक्सीन से ब्रेक थ्रू भी है, मतलब वायरस वैक्सीनेटेड भी हो रहा है, तो 3rd डोज लगने के अंदर, स्पेशली
थर्ड डोज लगने के बाद प्रिकॉशनरी कहें या बूस्टर कहें, उसके बाद डेफिनेटली हमारे चांसेस की सीवियर डिजीज हो या हॉस्पिटलाइजेशन हो या आईसीयू में जाना पड़े, उसकी नौबत बहुत कम हो जाती है। तो तीनों तरीके, एहतियात, मास्क और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और अहम सवाल मेरे जहन में है कि क्वारंटीन का वक्त घटाकर 7 दिनों तक कर दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि डेल्टा अभी भी हमारे देश में है। ऐसे में अगर कोई डेल्टा से पीड़ित हुआ है तो क्या वो 7 दिनों का जो आइसोलेशन होगा, क्वारंटीन होगा, वो काफी होगा? क्योंकि डेल्टा सीवियर रहा है काफी। देखिए, क्वारंटीन का जो असेसमेंट है वो बाय एंड लार्ज ओमिक्रॉन को देख के किया गया है। और आज की तारीख में अगर जैसे आप 100 या 200 लोग को अगर ओमिक्रॉन है तो जिनका जो टेस्ट पॉजिटिव है, तो मान के चलिए कि करीब 50 से 100 गुना ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ओमिक्रॉन है या इन्फेक्ट हो चुके हैं पर सिम्टम्स नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या जो भी आईसीएमआर की मेन गाइडलाइंस है वो एकदम क्लियर है कि अगर आपको इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स हुए आपको, और सिम्टम्स होने के बाद में आपने टेस्ट किया, या जिनको सिम्टम्स नहीं है पर 60 साल से ऊपर हैं, या कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज, ऐसा कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, उन सब में तो टेस्ट करना है। बाकी लोगों में टेस्ट की भी जरूरत उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर इंप्रेशन नहीं डाला है। हाँ, हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनमें जरूरी है क्योंकि उनसे औरों को हो सकता है, उनसे उनके परिवार वालों को हो सकता है। पर अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं है तो बहुत वरी नहीं है, 7 दिन के बाद आप वापस काम पे जा सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव हैं, सिम्टम्स थे आपके, तब सिम्टम्स खत्म हो जाएं, उसके भी 3 दिन बाद तक आप अपना काम नॉर्मल करें। उसमें टेस्टिंग नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, ये माना जाता है, पर देयर इज ए रिस्क। आई डू एग्री, आपका जो पॉइंट है उसके हिसाब से कई लोगों में जैसे डायरिया परसिस्ट करे, थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स परसिस्ट करें, उनमें वायरस लॉन्गर टाइम तक रह सकता है। बिल्कुल। और डेल्टा कहें कि डेल्टा अभी दिल्ली में या भारत में है वो बहुत कम होगा, पर डेल्टा के सिम्टम्स अलग है, और जब तक आप सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं लगेगा। बट बाय एंड लार्ज दिस रूल इज गुड फॉर 90% ऑफ द पीपल। हाँ, 10% के अंदर हो सकता है डेल्टा अभी हो, और उन लोगों के लिए स्पेशल एहतियात, स्पेशलिस्ट केयर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर इसका मतलब ये भी है डॉक्टर साहब कि जो मरीज अपने आप को समझ रहे हैं तो वो अपनी स्थिति देख के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और अगर दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत उन्हें अपनी स्थिति के हिसाब से लग रही है तो ठीक है, और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वो क्वारंटीन उस हिसाब से अपना खत्म कर सकते हैं 7 दिनों के बाद, या उसे बढ़ा भी सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपने दी हैं, और आपने ये भी कहा है कि बिल्कुल भी हमें ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि सबको ही होगा इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इससे जरूर बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरीन आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए।